प्यारे बच्चों नमस्कार। आपका हमारे चैनल मैथ्स बाई एल.एन. गुप्ता सर में स्वागत है। बच्चों अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हों तो बराबर आप लोग लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए। बच्चों आज हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में, इससे पहले चूंकि मैं आपको परावर्तन के बारे में, अपवर्तन के बारे में, परावर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम, ये सब लाइट चैप्टर से संबंधित थे जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया है, न्यूमेरिकल भी बता दिए। आज हम लोग उसमें एक और नया टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों, अपवर्तनांकों के बीच संबंध। ठीक है, एक माध्यम या दूसरा माध्यम, दो माध्यम हो रहे हैं तो उनमें अपवर्तनांकों में क्या संबंध होगा, इसके बारे में हम लोग बच्चों जानेंगे। लेकिन उससे पहले आज का विचार। बच्चों शिक्षा एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिससे आप सारी दुनिया को बदल सकते हैं। तो आइए अब हम लोग अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। अच्छा एक चीज और बच्चों, मैं आपसे ये भी कहना चाह रहा हूं, आप अगर मेरे वीडियो नहीं देख पा रहे हैं, आपने सब्सक्राइब कर लिया है, आप तक मेरे वीडियो नहीं पहुंच रहे हैं, तो आप लोग बेल आइकन को लॉन्ग प्रेस करिए जिससे आप तक मेरे वीडियो बराबर पहुंचते रहें। आइए अब हम लोग आते हैं टॉपिक पे। देखिए बच्चों, कह रहा है अपवर्तनांकों के बीच संबंध। तो देखिए माना कोई एओ किरण है, ये कौन सी किरण मानी जाएगी? आपतित किरण। ये कौन सी किरण मानी जाएगी बच्चों? अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, ठीक है। और ये क्या है? सीमा पृष्ठ है। किसका? दो माध्यमों के बीच का। किसका है? दो माध्यमों के बीच का। ठीक है बच्चों, तो माना कोई किरण एओ, माना कोई किरण एओ, माना कोई किरण एओ, कोई प्रकाश की किरण, कोई प्रकाश की किरण एओ दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर, दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर, सीमा पृष्ठ पर आई आपतन कोण पर, आई आपतन कोण पर आपतित होती है, आपतित होती है तथा दूसरे माध्यम में, दूसरे माध्यम में आर अपवर्तन कोण पर, आर अपवर्तन कोण पर क्या हो जाती है? ओबी मार्ग पर, आर अपवर्तन कोण पर ओबी मार्ग पर अपवर्तित हो जाती है, अपवर्तित हो जाती है। अब देखिए बच्चों, ये बात मैंने कैसे लिखी। मैंने आपको अपवर्तन बताया है कि अपवर्तन किसे कहते हैं, तो आपको बताया गया है कि जब कोई आपतित किरण, जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। विचलित हो, कोई किरण एओ है, कोण आई पर आपतित हुई और दूसरे माध्यम में जब ये गई तो आर अपवर्तन कोण पर ओबी मार्ग पर ये क्या हो जाती है? अपवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो देखिए इस स्थिति में, इस स्थिति में स्नेल के नियमानुसार, स्नेल के नियमानुसार पहले माध्यम के सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे
पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो बच्चों स्नेल का नियम मैंने देखिए क्या बताया था, यहाँ आपको बता देना है n इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक, तो स्नेल के नियम के अनुसार ही पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक यानी 1n2 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, साइन आई अपॉन साइन आर। इसी प्रकार अब देखिए, कल मैंने आपको इससे पहले उत्क्रमणीयता का सिद्धांत बताया था। उत्क्रमणीयता का सिद्धांत क्या होता है? उत्क्रमणीयता के सिद्धांतानुसार प्रकाश की किरण चाहे जितने परावर्तन अपवर्तन की घटनाओं को अंजाम दे या घटनाएं घटे उसमें, लेकिन जब वह क्या करती है, पुनः अपने मार्ग पर वापस जाती है, तो पुनः उसी मार्ग का क्या करती है, अनुसरण करती है। जब किरण दोबारा अगर अपने मार्ग पर वापस जाए या दोबारा वो क्या हो, परावर्तित हो या अपवर्तित हो, तो वह अपने ही मार्ग का अनुसरण करती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस मार्ग से वह आती है उसी मार्ग से वापस जाती है। तो देखिए बच्चों, तो इसी प्रकार प्रकाश के उत्क्रमणीयता के सिद्धांतानुसार क्या हो जाएगी, यदि किरण क्या हो जाए, बीओ दिशा में, अब इस माध्यम से इस माध्यम में जाए, तो उत्क्रमणीयता के सिद्धांतानुसार यदि किरण बीओ दिशा में सीमा पृष्ठ पर आपतित हो। अब ध्यान दीजिएगा, अगर बीओ पृष्ठ पर ये सीमा पृष्ठ पे आपतित होगी तो इसके लिए आपतन कोण कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो कोण आर आपतन कोण तथा फिर क्या होगी, जब इस माध्यम से इस माध्यम में जाएगी तो क्या हो जाएगी, अपवर्तित हो जाएगी, तथा जब दूसरे माध्यम में जाती है तो कोण आई, अब ये इसके लिए क्या हो जाएगा बच्चों, अपवर्तन कोण आई अपवर्तन कोण पर एओ दिशा में, किस दिशा में, एओ दिशा में क्या हो जाएगी, अपवर्तित हो जाएगी। बात समझिएगा, क्यों अपवर्तित हो जाएगी, ठीक है। देखिए जो मैं लिख रहा हूं ये सब आपको याद करने की आवश्यकता नहीं, सब कुछ फिगर में ही दिया हुआ है, बशर्ते इसको शब्दों में संजो के रखना है, ठीक है। माना कोई किरण एओ दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर क्या हो रही है, आपतित हो रही है, तथा आपतन कोण आई है। दूसरे माध्यम में जब ये जाती है तो क्या हो जाती है, कोण आर अपवर्तन कोण पर ओ बी दिशा में अपवर्तित हो जाती है। तो इस स्थिति में पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक 1n2 इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। इसी प्रकार उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से ये क्या हो जाए, अगर बीओ दिशा में चले, इस माध्यम से इस माध्यम में जाए, तो देखिए बीओ दिशा में इसके लिए आपतन कोण कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, और अपवर्तन कोण कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा। उसी को तो शब्दों में लिखा गया, तो कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं, फिगर आप बना लीजिए, बाकी शब्दों को अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं। तो अब देखिए बच्चों, इस प्रकार दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, यहाँ 1n2 है तो यहाँ क्या हो जाएगा
2n1 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, साइन r अपॉन साइन i। भाई अब यहाँ अपवर्तन कोण आपका क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, और अपवर्तन कोण क्या हो जाएगा, i हो जाएगा। तो ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो गई और ये हो गई आपकी इक्वेशन सेकंड। इतनी बात समझ में आई। अच्छा एक चीज और, जैसे यहाँ लिखा पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, तो देखिए हमने लिखा 1n2। तो जिस माध्यम का अपवर्तनांक निकालना होता है उसको पहले लिखते हैं और जिसके सापेक्ष लिखना हो उसको बाद में लिखते हैं, और जिसके सापेक्ष निकालना होता है उसको पहले लिखते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे भी इस चीज को ध्यान रखिएगा। इस प्रकार दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक तो 2 पहले रख दिया दूसरे माध्यम के सापेक्ष, और पहले का निकालना तो 1 बाद में रख दिया। क्लियर। अब देखिए अगर हम क्या करें, इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें, क्या कर दें, फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो देखिए क्या निकलता है, 1n2 इंटू कितना 2n1, 1n2 इंटू 2n1। तो देखिए क्या हो जाएगा बच्चों, साइन i अपान साइन r इंटू साइन r अपान साइन i। वही इसका मान हमने रख लिया। अब देखिए साइन i कैंसिल, साइन r कैंसिल। अगर यहां से हम 2n1 निकालें तो 2n1 इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, यहाँ 1 बचा, सब कैंसिल होके क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो 1 अपान 1n2 क्या बचा, 1 अपान 1n2। ये बच्चों आपका क्या है, अपवर्तनांकों के बीच संबंध है। अब यहाँ पर अगर हम मान लें जो मीडियम फर्स्ट है ये क्या है आपका, एयर है, क्या है, एयर है, वायु है, ठीक है। और जो सेकंड माध्यम है आपका वो बच्चों क्या है, कांच है, कांच मतलब ग्लास, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, अब देखिए 2n1 मतलब 2 पहले है यानी कि G, n1 यानी कि Na, ठीक भाई। 2 दूसरा क्या था, कांच था, तो G हो गया। n1 पहला क्या है, वायु है, वायु का A ले लिया, भाई कांच को हम ग्लास लिखते हैं तो G हो गया, वायु को हम एयर लिखते हैं तो A लिख लिया। इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 1 यानी कि A Ng। ये बच्चों हो गया आपका मेन संबंध, प्रूव्ड, ठीक है। ये आप इस तरीके से अपवर्तनांकों के बीच संबंध स्थापित कर सकते हैं एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के लिए। क्लियर हैं बच्चों हम लोग, यदि कोई 3 माध्यम हो, वायु, जल तथा कांच। अभी जो मैंने आपको बताया वहां पर कोई 2 माध्यम थे, वायु थी और क्या था, कांच था। अब यदि माध्यम कितने हो जाएं, 3 हो जाए, एक माध्यम और बढ़ जाए, वायु, जल और कांच हो जाए, तो देखिए क्या होगा। तो देखिए बच्चों ये पहला जो माध्यम लिया गया, देखिए ए से दिखाया गया वायु, ठीक है। दूसरा जो डॉटेड आपको दिखाया गया इसमें क्या है, जल है। तीसरा फिर देखिए ये डैश डैश करके दिखाया गया, ये आपका क्या है, कांच है। तो देखिए बच्चों यहां पर हम थोड़ा सा लिख लेते हैं, पहले माध्यम के लिए, पहले माध्यम के लिए, ठीक है, आपतन कोण, आपतन कोण कितना है बच्चों, आई कोण पे क्या हो रही, आपतित हो रही। अच्छा पहले माध्यम के लिए अपवर्तन कोण बच्चों कितना हो जाएगा, अपवर्तन कोण कितना हो जाएगा, आर। ये देखिए ये हमने माना आर, ठीक है। क्लियर ना, यहां समझ में आ रहा हो तो ये क्या है, आर है, ठीक। इसके बाद दूसरे माध्यम के लिए अगर हम बात करें तो दूसरे माध्यम के लिए आपतन कोण, कौन सा कोण, आपतन कोण, ठीक। तो देखिए बच्चों यहाँ जो माध्यम था वही माध्यम तो यहाँ है, तो जिस माध्यम पर यहाँ अपवर्तित होगी उसी माध्यम पर, उसी कोण पर, जिस कोण पर यहाँ अपवर्तित होगी उसी कोण पर तो यहाँ आपतित होगी, यानी दूसरे माध्यम का जो अपवर्तन कोण है वो क्या रहेगा, आपतन कोण है वो क्या रहेगा, आर रहेगा। क्लियर। इसी तरीके से दूसरे माध्यम के लिए अपवर्तन कोण, चलिए अपवर्तन कोण ये क्या हो जाएगा बच्चों। अब ये देखिए जब दूसरे माध्यम में आएगा तो ये क्या हो जाएगी, किरण अभिलंब की ओर क्या हो जा रही, झुक जा रही। तो इस स्थिति में ये कोण क्या हो जाएगा, आर डैश हो जाएगा।
इसके लिए जो अपवर्तन कोण है ये क्या है r डैश, ठीक है, यहाँ बड़ा सा लिखे दे रहे हैं। अब ये क्या हो गया, दूसरे माध्यम के लिए आपका क्या हो गया अपवर्तन कोण, ठीक है। अब तीसरे माध्यम के लिए देखते हैं बच्चों, आपतन कोण आपका क्या, तो जो दूसरे माध्यम का अपवर्तन कोण होगा वही तो इसका आपतन कोण होगा भाई, सिंपल सी बात है। तो ये क्या हो जाएगा, आपतन कोण कितना हो जाएगा बच्चों, r डैश हो जाएगा। अच्छा, तीसरे माध्यम के लिए अपवर्तन कोण क्या हो जाएगा बच्चों, तो देखिए भाई यहाँ के बाद जब ये निकलेगी तो फिर से वायु में आ रही, तो वायु में अभी आपतन कोण कितना था, आई था, तो यही तो इसके लिए अपवर्तन कोण हो जाएगा। तो ये अपवर्तन कोण इसके लिए क्या हो जाएगा बच्चों, आई हो जाएगा, ठीक है। एक चीज आपको ये कंफर्म है ना कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो क्या होती, अविलंब की ओर झुक जाती है, या फिर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या हो जाती, अविलंब से दूर हट जाती है। क्लियर, तो उसी हिसाब से इसके ये हमने मान लिए आपतन कोण अपवर्तन कोण, ठीक है। तो अब देखते हैं बच्चों, आगे हम लोग देखते हैं क्या है, वायु जल तथा जब कांच हो, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग देखते हैं। क्लियर, तो अब हम सेम देखते हैं वैसे ही जैसे अभी मैंने कि नहीं, जब दो माध्यम थे तो मैंने आपको बताया था क्या था, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है। क्या बताया था आपको बच्चों, 1n2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन आई अपान साइन आर, साइन आई अपान साइन आर। अभी हम 1 2 3 इसलिए मान लेते हैं ये ए डब्ल्यू जी ना हो के किसी और क्रम में हो, तो इसलिए हम 1n2 मान रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अभी हम ए डब्ल्यू जी लेके भी बता देंगे। क्लियर, तो देखिए आई आपतन कोण था, आर क्या था इसके लिए परावर्तन कोण, ठीक है। इसी तरीके से दूसरे माध्यम के सापेक्ष क्या हो जाए बच्चों, दूसरे माध्यम के सापेक्ष तीसरे माध्यम का अपवर्तनांक, किसका, तीसरे माध्यम का अपवर्तनांक, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 2n3। अब 2n3 मतलब इस माध्यम से इस माध्यम में आ रहा, तो इसके लिए आपतन कोण क्या है बच्चों, साइन आर है, और अपवर्तन कोण क्या है, साइन आर डैश है। फिर क्या हो जाएगा, तीसरे माध्यम के सापेक्ष, अब जब तीसरे माध्यम से जा रही तो पुनः किस माध्यम में जा रही, पहले माध्यम में जा रही, तो तीसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम का अपवर्तनांक, भाई जो पहले माध्यम था उसी माध्यम में तो जा रही, तो पहले माध्यम का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा 3n1, क्या हो जाएगा 3n1 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, साइन कितना r डैश अपान साइन आई, भाई इसके लिए आपतन कोण क्या है r डैश है और अपवर्तन कोण क्या है i है, ठीक। तो ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकंड, ये आपका थर्ड। ये कैसे लिखा, ये तो मैंने अभी आपको पहले वाला जो प्रूवमेंट बताया था तो उसमें ही बताया था कि ये कैसे आएगा। एओ किरण थी, वो क्या थी, दो माध्यमों के पृष्ठ पर क्या हो रही थी, आई पर आपतित हो रही थी और आर पर अपवर्तित हो रही थी, तब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक जैसे उसमें निकाला था वैसे इसमें बहुत ज्यादा वो थ्योरी हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि इससे पहले आपको बता चुके हैं। तो इस तरीके से पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के लिए और दूसरे माध्यम के सापेक्ष तीसरे माध्यम का, और तीसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक हमने क्या कर लिया, निकाल लिया। अब देखिए बच्चों हम क्या कर देते हैं, फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू थर्ड, तीनों को अगर हम गुणा कर दें तो देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, 1n2 इंटू 2n3 इंटू 3n1 इक्वल टू देखते हैं साइन आई अपान साइन आर इंटू साइन आर अपान साइन आर डैश इंटू साइन आर डैश अपान साइन आई
क्लियर। अब देखिए साइन आई कैंसिल, साइन आर कैंसिल, साइन आर डैश कैंसिल। क्लियर। अब देखिए क्या बचा आपका बच्चों, 1n2 इंटू 2n3 इंटू 3n1 इक्वल टू कितना 1। ये हो गया तीन माध्यमों के अपवर्तनांकों में संबंध। अब देखते हैं पहला माध्यम था क्या बच्चों, ए था। दूसरा माध्यम क्या था, डब्लू था, ए एन डब्लू। भाई दूसरा माध्यम यहाँ क्या हो गया, डब्लू हो गया। पहला माध्यम ए, दूसरा माध्यम डब्लू। फिर तीसरा माध्यम क्या हो जाएगा, दूसरा माध्यम अब कितना है, डब्लू है, एन जी हो गया। फिर क्या हो जाएगा बच्चों, जी एन ए हो जाएगा इक्वल टू 1। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इस फार्मूले पे आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से आपको अगर ये फार्मूला पता है कि तीन माध्यमों के लिए अपवर्तनांक का क्या फार्मूला होता है, तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर। अब यदि अगर बच्चों हम थोड़ा सा इस फार्मूले को और एक्सपेंड करना चाहें, अगर हम जैसे डब्ल्यू एन जी का मान निकालना चाहें, तो डब्ल्यू एन जी इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 1 अपान कितना ए एन डब्ल्यू इंटू, भाई इसका मान निकाल रहे हैं तो बाकी सब क्या हाँ आ जाएंगे, इसके अपान में आ जाएंगे, जी एन ए। ठीक है। अभी मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि ए एन जी इक्वल टू 1 अपान जी एन ए। ठीक। या फिर जी एन ए इक्वल टू 1 अपान ए एन जी। तो अगर यहाँ पे देखिए क्या दिया है, डब्ल्यू एन जी इक्वल टू 1 अपान ए एन डब्ल्यू इंटू 1 अपान जी एन ए, इसको हम लिख सकते हैं। तो 1 अपान जी एन ए जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए एन जी लिख सकते हैं। तो इससे एक फार्मूला और बन जा रहा हमारा, ए एन जी बटे ए एन डब्ल्यू, डब्ल्यू एन जी इक्वल टू ए एन जी बटे ए एन डब्ल्यू। ये आप किसी के लिए भी फार्मूला प्रूव कर सकते हैं। बात समझ में आई। के लिए देखते हैं बच्चों हम लोग, क्या है, अपवर्तनांक की प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर निर्भरता, कि अपवर्तनांक प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर निर्भर कैसे करता है। बच्चों देखिए आपको मैंने बताया है कि अपवर्तन का जो मेन कारण है वो क्या है, प्रकाश की चालों में भिन्नता। एक माध्यम में दूसरी चाल और अगले माध्यम में दूसरी चाल हो जाती है। ये मैंने आपको इससे पहले बताया हुआ है। तो देखिए बच्चों, यदि पहले माध्यम में हम मान लेते हैं, यदि पहले माध्यम में प्रकाश की चाल v1 तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल क्या हो, v2। आपको बताया अपवर्तन का रीजन क्या है, माध्यम में चालों में भिन्नता। ठीक। तो यदि पहले माध्यम में प्रकाश की चाल v1 तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल v2 हो, तो देखिए पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, 1n2 इक्वल टू v1 अपान v2। बात इतनी समझ में आई। क्लियर। यहाँ पे एक चीज और देखते हैं बच्चों, जो प्रकाश की आवृत्ति होती है वो प्रकाश स्रोत का एक गुण होती है। प्रकाश की जो आवृत्ति होती है वो प्रकाश स्रोत का गुण होती है, जिसके कारण आवृत्ति नहीं बदलती है, किंतु प्रकाश की क्या बदल जाती है, तरंग दैर्ध्य बदल जाती है। क्या बदल जाती है, तरंग दैर्ध्य बदल जाती है, तरंग दैर्ध्य बदल जाती है। ठीक है। यदि v इक्वल टू बच्चों हम मान लेते हैं न्यू लैम्डा। क्या मान लेते हैं, न्यू लैम्डा, जहां न्यू क्या है, आवृत्ति। ठीक है। और लैम्डा क्या है, तरंग दैर्ध्य है। ठीक। अगर हम v बराबर मान लें न्यू लैम्डा, तो इसी तरीके से पहले माध्यम के लिए अगर मानेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये v इक्वल टू न्यू लैम्डा 1। न्यू लैम्डा 1 न्यू 1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि आवृत्ति क्या रहती है, समान रहती है। तो v1 का मान ये हो जाएगा
इसी तरीके से v2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यू लैम्डा 2। अगर ये मान हम उठा के यहाँ रख दें तो देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, 1n2 इक्वल टू न्यू लैम्डा 1 अपॉन न्यू लैम्डा 2। न्यू और न्यू क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल। देन 1n2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। अब ये देखिए बच्चों, इसी तरीके से जैसे उसमें प्रकाश की चालों में ये संबंध था, वैसे ही ये किसमें संबंध हो जाएगा बच्चों, प्रकाश की तरंग दैर्ध्यों में संबंध हो जाएगा। बात आई आपकी समझ में इतनी। एक चीज और बच्चों यहाँ देखते हैं, जो अपवर्तन की घटना होती है उसमें दो चीजें होती, एक तो आपका होता है आंशिक परावर्तन और एक होता है आपका आंशिक अवशोषण। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन में ये घटनाएं भी निहित होती हैं जिसमें आंशिक प्रकाश का परावर्तन होता और आंशिक क्या हो जाता, अवशोषण हो जाता है। अच्छा, ये क्यों मैं बता रहा हूं, इसके कारण क्या होता है, अपवर्तित प्रकाश की जो तीव्रता होती है, अपवर्तित प्रकाश की तीव्रता जो होती है बच्चों, ये आपतित प्रकाश की तीव्रता से कम होती। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रकाश के अपवर्तन की घटना में क्या अपवर्तित प्रकाश और आपतित प्रकाश की तीव्रता बराबर होती, तो आप कह सकते हैं अपवर्तित प्रकाश की तीव्रता आपतित प्रकाश की तीव्रता से कम होती है। इतनी बात समझ में आई। अच्छा, ये मैंने 1n2 इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 ये फार्मूला भी आपके सामने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। इस तरीके से इस फार्मूले से अगर आपको कहीं तरंग दैर्ध्य पता हो तो उससे भी आप अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। बात समझ में आई, क्लियर। इसमें एक चीज और देख लेते हैं बच्चों, जो किसी माध्यम का अपवर्तनांक होता है वो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लैम्डा पर निम्न सूत्र के अनुसार निर्भर करता है, n इक्वल टू a प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर के अनुसार। ठीक है, जहां a और b क्या है बच्चों, नियतांक हैं। बात समझ में आई। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।